शुरू करें। आईपीसी जब हम पढ़ेंगे इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा और उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके दिमाग में डालिएगा। अगर वो बैकग्राउंड नहीं रहेगा ना, जैसे इंटरनेशनल में मैंने 2-3 क्लास बैकग्राउंड पे लिया था, तब तक आपको इंटरनेशनल लॉ आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर अगर कुछ इधर उधर का पूछ दिया तो फंस जाएंगे। कल भी हमने जो पढ़ा रेपोलिमिस, वैगन माउंट, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड बताया ना कि ये क्यों आया, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्यों आया, रिमोटनेस वाला इशू क्यों आया, फिर हमने पढ़ा ना, राइट। वैसे ही कुछ हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीसी की बात करेंगे, मतलब कुछ जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, पहले वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, राइट। कुछ जूरिस्प्रूडेंस मतलब बैकग्राउंड जरूरी, जैसे अल्फाबेट चाहिए ना वर्ड लिखने के लिए, अल्फाबेट नहीं मालूम है तो वर्ड नहीं लिखेंगे, वर्ड्स नहीं मालूम है तो सेंटेंस कैसे बनेगा। वैसे ही ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। तो ऐसे समझिए कि सबसे पहले आईपीसी जो है ये डील करता है किस चीज से, ये डील करता है क्राइम से, या आईपीसी डील करता है ऑफेंस से। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, डज आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इधर देखिए एकदम नजरों से नजर एकदम मिली होनी चाहिए, ठीक है, इधर उधर नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंसंट्रेशन के साथ आएगी, होता है इशू होता है इसलिए, और मेरी नजरें तो है आप लोगों पे, एकदम यहां देखना है। और ये जब समझ जाइएगा ना फिर चीजें आसान हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, इंडियन पीनल कोड डील्स विथ ऑफेंस और इट डील्स विथ क्राइम। आईपीसी डील्स विथ ऑफेंसेस व्हिच आर क्रिमिनल इन नेचर। वाह, मयूर सिंगला जी ने कहा कि भाई इधर उधर ऐसा एक आंसर करो ना, हार्मोनियस आंसर, कि कोई टेंशन ना हो, ऑफेंस भी यूज कर दिया, क्रिमिनल भी यूज कर दिया, राइट। तो ऐसा कोई चीज है मयूर जी जो ऑफेंस हो लेकिन वो क्रिमिनल ना हो? आपने सोचा कि क्राइम भी यूज कर लेना है ऑफेंस। ये जो मैंने आपको इंटीग्रेटिव हार्मोनियस अप्रोच बताया था, उसका इन्होंने एक एक एग्जाम्पल, एक वो नमूना पेश किया है, राइट। गुड, इसे कहते हैं होशियार एडवोकेट। क्वेश्चन समझ गए? Whenever we are talking about IPC, what are we basically talking about? आईपीसी किस चीज से डील कर रहा है? इंडियन पिनल कोड ये एक ऑफेंस शब्द से डील कर रहा है, ऑफेंस, और ये डील कर रहा है क्राइम से। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा ऑफेंस और क्राइम क्या एक चीज है, या ऑफेंस अलग है क्राइम अलग है। और अगर ऑफेंस और क्राइम अलग अलग चीजें हैं तो ये कौन बताता है, ये कहां मिलेगा? इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पीनल कोड खोलिए। नहीं तो क्या है ना, एक आम आदमी ऑफेंस और क्राइम एक बात बोलता है, सेक्शन ओपन सेक्शन। और देखिए बेयर एक्ट के साथ पढ़ना है तो बेयर एक्ट जरूर खोलना है, बेयर एक्ट रखिए, नहीं है ऑनलाइन खोल के रखिए। देखिए जितना एंगेज्ड रहिएगा, एंगेज्ड, उतना समझ में आएगी चीजें। आप बगल में भी उनके बैठ सकते हैं, सर यू कैन सिट, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग हो जाए। हाँ नहीं, वो भी अच्छा रहेगा, वो बेहतर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो कोऑपरेशन से ही बनेगा। और जब मैं ये सब शब्द यूज कर रहा हूं ना, आंसर में आना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। में बता रहा हूं, मैंने अपने बहुत सारे आंसर में लिखा है। अरे आप मानना भारत को विश्व गुरु बनाना है नहीं बनाना है? श्रेष्ठ भारत बनाना है ना, न्यू इंडिया 75 वही तो है, ठीक है। ऑफेंस एंड क्राइम तो क्या है सेक्शन 40, क्या लिख रहा है पढ़िए। Section 40 of, except the chapters and section mentioned in the 20 of the section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. यस, आईपीसी किस चीज से डील कर रहा है? वो डील कर रहा है ऑफेंस से। और ऑफेंस का मतलब क्या है? हर वो चीज जिसको आईपीसी ने
पनिशेबल बनाया है। समझ में आई बात? आईपीसी ने जिसको पनिशेबल, आईपीसी किसको पनिशेबल बनाया है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट डील किससे कर रहा है? ऑफेंस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम। तो एक फिगर बना लीजिए, मतलब समझने के लिए, ये जिंदगी में आपको काम आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेक्शन 40 आईपीसी, ठीक है? other statutory offenses and this is crime. Of course, why not? इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, पहले ये समझिए। क्राइम इज अ सुपरसेट, क्राइम इज अ सुपरसेट। तो क्राइम दो तरीके, क्राइम को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड लीगल क्राइम एंड देयर विल बी समथिंग कॉल्ड मॉरल क्राइम। ठीक, क्राइम मतलब गुनाह, एक मॉरल और एक लीगल। अब लीगल में भी आईपीसी इज नॉट द एक्सक्लूसिव लॉ टू डील विथ लीगल क्राइम, और जो चीज लीगल क्राइम होगी वो भी फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जिसकी बात आईपीसी करता है सेक्शन 40 में, उसे हम ऑफेंस कहेंगे, और दूसरा ये जो अदर स्टैट्यूट्स जिससे डील करता है, फॉर एग्जांपल आर्म्स एक्ट, फॉर एग्जांपल बिहार में शराबबंदी, उसके लिए अलग लॉ है भाई, लिकर के लिए लॉ है, वो क्या है, व्हाट इज इट, दैट इज अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस, जो अलग एक। तो ऑफेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? ऑफेंस विल डिपेंड ऑन द पीनल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ये याद रखिए। ऑफेंस का कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑफेंस कहां से डिसाइड होगा, क्या ऑफेंस है क्या ऑफेंस नहीं है, क्या ऑफेंस होगा, ये मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। स्टेट की जो पॉलिसी होगी वो भी पीनल पॉलिसी, मतलब समथिंग डीलिंग विथ पनिशमेंट, उस पे डील होगा, वेदर समथिंग इज ऑफेंस और वेदर समथिंग इज नॉट ऑफेंस। समझ गए? ये क्लियर है? इज इट क्लियर ऑनलाइन पीपल? सब लोग जवाब दे सकते हैं। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लोग ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं टर्म क्राइम ऑफेंस, और पता नहीं होता यार ये क्राइम एक है ऑफेंस एक है। नहीं, ये डायग्राम, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का जो डिपिक्शन है, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। तो क्राइम क्या है? इज अ सुपरसेट, उसके अंदर है ऑफेंस, ठीक है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी, फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन पीनल कोड, फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन पीनल कोड, वो क्या बता रहा है कि ऑफेंस क्या होगा, ऑफेंस क्या होगा, वो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 40 बता रहा है। राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब समझिए, आईपीसी के लिए क्राइम, आईपीसी के लिए क्राइम वो होगा जो आईपीसी मतलब के लिए ऑफेंस वो होगा जो आईपीसी प्रोहिबिट कर रहा है। लेकिन सीआरपीसी के लिए ऑफेंस क्या होगा? जो आईपीसी एंड अदर स्टैट्यूट प्रोहिबिट कर रहा है या पनिश कर रहा है, वो चीज कहां दिया हुआ है? सीआरपीसी सेक्शन 2N में। आपके पास क्रिमिनल मैनुअल है या सिर्फ आईपीसी है? हमेशा जब आगे कभी खरीदिएगा तो पूरा मैनुअल खरीदिएगा, कभी भी आईपीसी अलग से नहीं खरीदिएगा, बेयर एक्ट, क्योंकि आपको रिलेट करने में वो आसान होगा। आईपीसी विदाउट सीआरपीसी इज नल, ऑल्दो एग्जाम में यही पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं मैं रेफरेंस दूंगा। तो 2 क्लॉज N जब ऑफेंस की बात करता है सीआरपीसी में, तो इट डज नॉट गेट लिमिटेड टू जस्ट आईपीसी, रादर इट आल्सो एक्सटेंड्स टू अदर स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। राइट? समझ गए? समझ में आ गई बात?
ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो सीआरपीसी ऑफेंस को ब्रॉडली डिफाइन कर रहा है, आईपीसी ऑफेंस को नैरोली डिफाइन कर रहा है। तो यही हुआ ना, ये ऑफेंस वाला पार्ट हुआ, इसमें एक आईपीसी वाला ऑफेंस, एक अदर स्टैट्यूटरी ऑफेंस हुआ, राइट? ठीक है, और क्राइम तो सबसे बड़ा पार्ट हो गया, समझ गए? ओके, अब हमें समझना है दो और टर्म। वन इज देखिए, ये बेसिक्स बहुत काम देगा आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसीलिए इन बेसिक्स को समझना है। वन इज culpability and another is liability. One is culpability and another is liability. So we are using, आप क्योंकि जब when we will be discussing the chapters, so you will find we are using the term culpable and we will be using the term liability. तो क्या ये दोनों टर्म एक है या अलग है? हाँ, अलग लिखा है तो अलग ही है, लेकिन क्या फर्क है ये समझिए, बस जूरिस्प्रूडेंशियल फर्क है। कल्पेबिलिटी कब कहा जाएगा? जब कोई चीज पनिशेबल होगा, ठीक। और लाइबिलिटी क्या होगा? वो होगा ऑब्लिगेशन टू अंडरगो द पनिशमेंट पार्ट। कल्पेबिलिटी क्या होगा? पनिशेबिलिटी, मतलब डेफिनेशन पार्ट, क्या पनिशेबल है। कल्पेबल होमिसाइड मतलब पनिशेबल होमिसाइड। हर होमिसाइड पनिशेबल है क्या? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। क्या होमिसाइड पनिशेबल होगा? गारंटीड है। एग्जांपल, हाँ, जो फांसी दे रहा है वो भी तो इंसान को मार रहा है, बट इज इट कल्पेबल? नो, नहीं है ना वो कल्पेबल। तो कल्पेबल मतलब समथिंग विच इज पनिशेबल, एंड लाइबिलिटी मतलब आपको पनिशमेंट जो मिला है उसको अंडरगो जो करना है, जितना पनिशमेंट मिला है उसको जो अंडरगो करना है वो पार्ट, राइट? तो कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स जूरिस्प्रूडेंशियली, और हम लोग अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, हाँ, ही वाज हेल्ड लायबल, ही वाज हेल्ड, द कल्पेबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, समझ गए? ये बेसिक बात है। तो डेफिनेशन पार्ट जो होगा, डेफिनेशन पार्ट जो होगा वो क्या होगा? किसी भी ऑफेंस का वो कल्पेबिलिटी का पार्ट होगा, एंड पनिशमेंट वाला जो पार्ट होगा वो लाइबिलिटी का पार्ट होगा। ये दो टर्म है, ये सब बच्चे की जैसा समझ लेना है, ABCD अल्फाबेट्स ऑफ आईपीसी, राइट? अब एक शब्द मैं आपसे बोलता हूं, देयर आर टू टर्म्स, फिर हम ऑनलाइन पीपल, इज इट क्लियर? सर प्लीज, ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कोड, एक्ट, स्टैट्यूट। बेसिक डिफरेंस, मैं एक बात बताऊं, लीगली कोई डिफरेंस नहीं, और ये जो डिफरेंस है ना, मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया, वो वाला डिफरेंस इसमें है। लीगली वैसे ही कोई डिफरेंस नहीं है कोड, एक्ट, स्टैट्यूट में, मैं बता रहा हूं, जैसे ट्रीटी, कन्वेंशन, चार्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ाया था ना मैंने इंटरनेशनल लॉ में, कोई डिफरेंस है? लिखा है ना, बाय व्हाटसोएवर नेम इट इज। VCLT पढ़ाया था, उसमें जो डेफिनेशन ऑफ ट्रीटी था उसमें बताया था ना, कन्वेंशन, कोवेनेंट, चार्टर, स्टैट्यूट, कुछ भी नाम रख दो, स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे भी तो एक ट्रीटी है ना, और ICCPR भी एक ट्रीटी है तो ट्रीटी ही। वैसे ही कोड, एक्ट, स्टैट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेजिस्लेशन। व्हाई इट इज लेजिस्लेशन? क्योंकि लेजिस्लेट करके बनाया गया। अब आप बोलोगे क्या सर, नहीं, लेकिन मुझे वो वाला डिफरेंस सुनना है जो मैं सुनना चाहता हूं। वो डिफरेंस ये है कि कोड कोडिफाई करता है, पहले से जो चीजें थी उसको एक जगह ले आया तो वो कोड बन गया। जैसे हिंदू कोड बिल, सुनते हैं ना, हिंदू कोड बिल, पर्सनल लॉज तो थे, उसको एक जगह ले आया, दैट इज कोडिफिकेशन। मतलब कुछ नया एक्ट करके नहीं बनाया, एनैक्ट नहीं किया, बल्कि जो चीजें थी
उसको एक जगह ले आए तो वो कोड बन गया, कोडिफाई कर दिया। समझ में आई आसिम खान जी? ये क्लियर है? ओके गुड। ये उसी तरह के सवाल हैं, मैं बता रहा हूँ। कभी अगर आप में से किसी का रूरल बैकग्राउंड होगा, जिनकी अपब्रिंगिंग अर्बन हुई होगी, वो अगर कभी गांव जाते होंगे तो गांव में एक बुजुर्ग हुआ करते हैं जो 2 ट्रांसलेशन रखते हैं। अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? अच्छा इसका ट्रांसलेशन बताओ तो। वो जानते हैं उसका न, तब ठीक से नहीं पढ़े हो, कॉन्वेंट में भी पढ़ाई नहीं होती है। ये जब आपसे कोई स्टैट्यूट कोड ये वाला सवाल पूछे ना, तो ये समझना कि उसका एजेंडा कुछ और है। आपका एजेंडा सही होगा क्योंकि आपसे भी किसी ने जिंदगी में जरूर पूछा होगा, राइट? तो एजेंडा गड़बड़ होता है यहाँ पे, समझ गए? तो ये समझ आइए कोड कोडिफाई करता है, मतलब चीजें पहले से थी। कैसे ऊपर आएगा? सही लगता है ना बैठने में, थोड़ा सा लगता है हॉट सीट पर बैठे हैं, है ना? चलिए, तो ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब देखिए, अब मैं एक बात और बता रहा हूं, एक टर्म और है, आई मीन 2 टर्म्स और हैं जिसके बीच में डिफरेंस समझना होगा। वन इज राइट, इलीगल एंड अनलॉफुल। ये भी हम जैसे नादान परिंदे जो हैं अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। वी यूज दीज 2 टर्म्स अल्टरनेटिवली। वन इज इलीगल एंड अनदर इज अनलॉफुल। करते हैं या नहीं करते हैं यूज, ये बताइए? करते हैं ना? बड़ा इलीगल काम कर दिया यार, तुम तो बहुत अनलॉफुल काम कर रहे हो। बताओ यार, सीएलसी से पढ़ने के बाद भी हम ये काम करते हैं। एनएलयू से पढ़ने, मतलब सीएलसी से कोई टारगेट नहीं है भाई, सीएलसी इज वेरी गुड। आप जहां से पढ़े हैं वहां उनका भी एडमिशन हुआ था, उन्होंने नहीं लिया, सचमुच। और दैट इज अ वेरी गुड प्लेस। कुछ जीएलसी वाले स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन देखते हैं, दैट्स जीएलसी मुंबई। तो ये सब अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। एंड लेकिन हम फिर भी लॉ ग्रेड होने के बाद भी अनलॉफुल और इलीगल एक जैसा यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस है। वो डिफरेंस कहाँ मिलेगा? उसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप आईपीसी खोलिए और सेक्शन 43 को उल्टाइए। सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी क्या कह रहा है? इलीगल के बारे में कह रहा है इलीगल को कैसे डिफाइन किया है? बोलिए। नहीं नहीं, वैसे नहीं पढ़ते हैं कभी भी। बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं बता रहा हूं, और वो तरीका जो है वो उसको फॉलो करिए, स्लोली पढ़िए, और कहां पर फुल स्टॉप कॉमा सेमी कोलन दिया वहां पर उसी हिसाब से रुकना होता है। पढ़िए। द वर्ड इलीगल, हाँ, is applicable to everything. Yeah, but still I'm telling you na, to which is, पहली बात, which is an offense है हाँ, which is an offense, और फिर वहां पर रुकना है, which is an offense, ये फर्स्ट पार्ट है। सब लोग बेयर एक्ट को देखें, आपको समझ में आएगी कि हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात को, और इसका यूज होगा आगे। तो जब मैं कनेक्ट करूंगा इस चीज को कहीं, आपको जब मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो अभी जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो ऐसे हवा में नहीं हो रही है। फिर आई विल एक्सपेक्ट कि आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के समय ये इलीगल टर्म का मतलब पता होना चाहिए। विच इज एन ऑफेंस, पहली बात। दूसरी बात, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड थर्ड, विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। मतलब 3 चीज इलीगल मानी जा रही है।
इलीगल काम क्या हुआ? इलीगल काम हुआ या तो ऑफेंस ऑटोमेटिक इलीगल होगा। और ऑफेंस का डेफिनेशन हमने कहां पढ़ लिया? सेक्शन 40 में। वहीं पर लिखिए, जब भी कनेक्ट कर पाइएगा, ऑफेंस को अंडरलाइन करिए, वहां लिखिए S40, सेक्शन 40 या सेक 40, जो भी लिखना है, राइट। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसका क्या मतलब हुआ? पनिशेबल इन सम अदर स्टैट्यूट। अरे 40 वाला तो ऑफेंस है, वो तो फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी, तो ऑफेंस सिर्फ आईपीसी वाला है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड थर्ड इज गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे रेलिवेंट होगा? ये आपको बात तब समझ में आएगी जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे। एक बात मैं ये अभी थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने के लिए आप इवन अगर टॉर्ट कमिट करने के लिए कॉन्स्पायर कर रहे हैं ना, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कॉन्स्पायर कर रहे हैं ना, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सिविल एक्शन लाई करेगा। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि टॉर्ट कमिट करो, वो क्राइम तो नहीं है। टॉर्ट, टॉर्ट मतलब क्या? न्यूसेंस क्रिएट करो, मान लो, राइट, प्राइवेट न्यूसेंस, वो क्राइम नहीं है। हमने पढ़ा ना कल पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में फर्क। नेग्लिजेंस कमिट करो, लेकिन ब्रीच ऑफ टॉर्ट एक्शनेबल है, एक्शनेबल है ना, और मतलब ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन दे रहा है। तो अगर हम दोनों मिलकर इसके लिए कॉन्स्पायर कर रहे हैं ना, कि चलो मिलके ब्रीच ऑफ टॉर्ट करते हैं, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टॉर्ट कमिट करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे सिविल एक्शन निकल रहा है, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ सकता है। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे, लेकिन इलीगल टर्म समझे। ठीक है, ठीक है, समझ गए? इलीगल का मीनिंग समझ गए? अनलॉफुल टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है, और जहां यूज हुआ है ना आईपीसी में, उस पर क्लैरिफाई नहीं किया है आईपीसी ने कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका यूरिस्ट इस पर डिवाइडेड है, स्कॉलर्स डिवाइडेड है। लॉ कमीशन ने बोला कि आईपीसी के लिए अनलॉफुल और इलीगल को एक समझ लो, क्योंकि इलीगल का जो हॉराइजन है ना, वो बहुत बड़ा है आईपीसी में। इलीगल तीनों चीज की बात कह रहा है ना, ऑफेंस, स्टैट्यूटरी ऑफेंस, एंड समथिंग विच गिव्स राइज टू सिविल एक्शन, ये तीनों की बात कह रहा है। इसीलिए इलीगल को हम अनलॉफुल के जैसा ही समझेंगे, क्योंकि मतलब वो और कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। स्कॉलर्स डिवाइडेड है। लॉ कमीशन भी एक तरह का स्कॉलरली ओपिनियन ही दे रहा है। लॉ कमीशन का भी जो ओपिनियन है वो कोई बाइंडिंग ओपिनियन थोड़ी ही है, राइट, समझ गए? गुड। अब एक बात और समझना है आपको, देखिए वो मैंने जो आपको बताया लॉ कमीशन ने बोला, वो ही आप दिमाग में रखिए। अदरवाइज अनलॉफुल डिफरेंट है इलीगल से। इलीगलिटी जब होगी ना, तो लॉ उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लॉ उसको पनिश करेगा। लेकिन ये इलीगलिटी में, अनलॉफुल में लॉ उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको पनिश भी नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अनलॉफुल और इलीगल में नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंशियल डिफरेंस समझ गए। अनलॉफुल इज समथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, इलीगल इज समथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ, राइट, क्लियर? चलिए अब हम समझेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म। इस पे हर साल क्वेश्चन था, इस बार भी क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं, और रहते हैं तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारीकी से समझेंगे, स्लोली। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, चलिए अब लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है। उसका मैं एक मॉडल आंसर भी दे दूंगा, ताकि आप उसको एकदम सीधा लिख के आ जाइए, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। दो टर्म है, एंड
ये दो टर्म कहां से आया? एक मैक्सिम से आया। वो मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया, यही है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया। कुछ नहीं, उसको मैं तोड़ के बता दे रहा हूं। मतलब एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट क्राइम अनलेस कपल्ड विथ गिल्टी माइंड या क्रिमिनल इंटेंट। ये एक जनरल प्रिंसिपल, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो लॉ बाद में आता है, प्रिंसिपल्स पहले आता है। पहले सच झूठ में कुछ प्रिंसिपल इवॉल्व किया, तभी तो हुआ कि ये सच होना चाहिए, झूठ होना चाहिए। इसीलिए आईपीसी के केस में आप कहोगे कि प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत है? भाई प्रिंसिपल्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम उसे हटा देंगे तो लॉ का की जो बुनियाद है ना, द बेसिस ऑफ लॉ विल गेट अफेक्टेड। दैट इज व्हाई वी नीड प्रिंसिपल्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल्स की जरूरत है। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्टस रियस। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्टस रियस क्या होता है? तो रियस वर्ड आया है रिया से, आरिये, वो चक्रवर्ती वाली नहीं, नॉर्मल रिया, राइट। और रिया क्योंकि ये चला दिया था ना व्हाट्सएप पे कि रिया का तो मतलब ही गिल्टी होता है, तो रिया तो गिल्टी ही होगी। वो फिर मीडिया ट्रायल हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया, का एक मॉडल आंसर भी आपको बताया है, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा ट्रायल में मीडिया, राइट। ऐसा समझिए कि रियस टर्म कम्स, I mean Rias and Ria are two terms, one is plural and another is singular। इसका मतलब होता है गिल्टी एंड एक्टस का मतलब होता है एक्ट, मतलब गिल्टी एक्ट। ठीक, ऐसा ही सीधा कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग लग रही है। रियस मतलब गिल्टी, प्रोहिबिटेड एंड एक्टस मतलब एक्ट, तो गिल्टी एक्ट, राइट। दिस इज व्हाट वी कैन गेट एज अ प्राइम prima facie impression, but it is not the case when we analyze it properly। एक्टस रियस में मैं दो तीन बार बोलूंगा, ध्यान से दिमाग में यही डाल लेना है। प्रोहिबिटेड एक्ट एज सच नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट होता है। आई रिपीट, एक्टस रियस मतलब प्रोहिबिटेड एक्ट। तो यहां पर एक्ट का लिटरल मीनिंग नहीं है, यहां पर एक्ट का डेप्थ वाला मीनिंग है। मतलब एक्ट मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, मर्डर वाला ही एग्जांपल। whosoever causes the death of a person with the intention of causing death, ऐसे है ना चार पांच। मैं एक बस शॉर्ट उसका एक हिस्सा लेकर आपको बता रहा हूं। व्हाट इज प्रोहिबिटेड? मारना इज प्रोहिबिटेड, तो यहां पर एक्टस रियस क्या है? या डेथ ऑफ, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन इज प्रोहिबिटेड। तो व्हाट इज एक्टस रियस हियर? कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। गोली चलाना इज प्रोहिबिटेड या उस इंसान को मार देना इज प्रोहिबिटेड। आर यू गेटिंग इट? What is prohibited? Causation of death। तो actus reus दो टर्म से बना, वन इज actus अनदर इज reus। reus का मतलब समझ गए, actus का मतलब समझ गए। actus reus क्या हुआ? द consequence of an act which is prohibited by law। थोड़ा अलग लग रहा है क्या कुछ? ये समझ में आ रही है? आ रही है? कॉन्सिक्वेंस प्रोहिबिट होता है, वो गोली चलाना थोड़ी प्रोहिबिटेड है। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर वो प्रोहिबिटेड नहीं, किसी और क्राइम के लिए हो सकता है गोली चलाना ही प्रोहिबिटेड हो, वहां पर वही कॉन्सिक्वेंस हो। मैं जब बात कर रहा हूं तो कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है इस चीज को। ऐसे नहीं समझना है कि मतलब यहां तो ये है वहां,
वहां के लिए कुछ और कॉन्सिक्वेंस प्रोहिबिटेड हो सकता है, यहाँ के लिए कोई और कॉन्सिक्वेंस प्रोहिबिट होगा। तो कौन सा कॉन्सिक्वेंस प्रोहिबिट हुआ है, दैट विल डिपेंड ऑन द अपॉन द कंटेंट ऑफ दैट प्रोविजन, दैट विल डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन। तो what is prohibited when it comes to actus reus is consequence of the act. Consequence, there is a particular consequence which is prohibited, right? Is it clear online people? आप समझ पा रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ओके, चलिए। तो एक्टस का यहां क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टस? फेयर एक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट बोलिए। देखिए यहीं पर ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल लीजिए, आपके आंसर को वही डिस्टिंग्विश करेगा दूसरे से। क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया को एक्सप्लेन करिए, या एक्ट कपल्ड विद ऐसा ही करके कह देता है। तो आप जब लिखिएगा आंसर तो क्या लिखिएगा? एक्टस रियस रेफर्स टू, उसमें दो टर्म है, एक्टस, एक्टस मींस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एंड रिया या रियस मींस समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल, राइट? कोई दिक्कत है? तो एक्टस रियस क्या हो गया? एक्टस रियस इज दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये लाइन आप लिखिए क्योंकि ये अगर आज लिखेंगे तो जिंदगी में याद रहेगा। एक्टस रियस इज दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एक्टस रियस इज दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, which is prohibited by law. So actus reus is that consequence of human conduct which is prohibited by law. अब देखिए एक्ट जो होता है ना आईपीसी के लिए, वो इंक्लूड करता है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, वो इंक्लूड करता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब जब एक्ट बोला जाए तो इसका मतलब हुआ कि ओमिशन भी होगा उसके अंदर, और एक एक्ट नहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये बात कहां मिलेगा हमें? 32 एंड 33 एक्टस रियस, एंड एक्टस रियस में दो टर्म है, एक्टस एंड रियस। तो हमें एक लाइन क्या लिखना है, हम समझ गए। एक्टस यहां पर मेयर एक्ट, फिजिकल एक्ट नहीं बात कर रहा। व्हाट इज इट बेसिकली टॉकिंग अबाउट? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल। समझ गए? फिर हमने क्या कहा? एक्ट का मतलब कभी भी एक एक्ट नहीं होता है, एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन, राइट? ये चीज कहा दिया हुआ है 32 एंड 33। 32 और 33 खोल के पढ़ा आपने? खोलिए देखिए, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी क्या है बताइए? Words referring to exclude illegal omissions. यस, In every part of this code, except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omissions. यस। ओमिशन है या ओमिशंस है? Omissions. ओमिशंस। देखिए मतलब सिंगुलर प्लूरल सब, समझ गए? यही हमें कन्वे करना था, ठीक है? अब हमें क्या समझना है? तो ये हम समझ गए कि एक्टस रियस में व्हाट इज एक्टस, व्हाट इज रियस, एंड मल्टीपल सिंगुलर इंक्लूडिंग ओमिशन। तो जब भी आएगा अगर एक्टस रियस के बारे में लिखने में तो ये पॉइंट्स आने चाहिए, राइट? आ जाए मेंस रिया पे। मेंस रिया में भी व्हाट इज मेंस रिया एंड व्हाई मेंस रिया, ये दो क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंस रिया एंड व्हाई मेंस रिया, ये दो क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए, रिया का मतलब गिल्टी, मेंस का मतलब माइंड, गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। अब ये समझिए
फॉल्ट एंड नो फॉल्ट। प्रायः सुनिएगा, इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, प्रीडोमिनेंटली, ये सब वर्ड यूज करना है, प्रीडोमिनेंटली अगर एक्टस रियस कपल्ड विथ मेंस रिया नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी। समझ गए? प्रीडोमिनेंटली if an act is, I mean if a wrongful act is not coupled with a wrongful intention या guilty mind, it is not going to be termed as offense. This is a predominant notion और ऐसा ही predominantly होता है। लेकिन कई बार गिल्टी माइंड या रॉन्गफुल इंटेंशन ना भी हो तब भी ऑफेंस हो सकता है। उस तरह के ही ऑफेंस को कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। क्राइम में भी एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, क्राइम में भी है। अब इसको टॉट वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, यही नो फॉल्ट लायबिलिटी। यहां आपकी नीयत नहीं थी गड़बड़, लेकिन आपने क्राइम कर दिया। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बिहार में आप से आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक, आप शराब लिए हुए हैं, आपको मालूम नहीं है कि बिहार में प्रोहिबिटेड है क्योंकि आप यूएस से आए हैं बहुत दिन बाद, आपको झारखंड जाना है, तो आपने बॉटल्स रख लिया। पटना में आपको फोन आता है कि भाई थोड़ा देर रुक जाओ ना, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए आपके किसी फ्रेंड का। आपको लगा हाँ ठीक, फिर मैं तुम्हें झारखंड बाय रोड ले चला जाऊंगा। बोला हाँ ठीक है, व्हाट इज दैट बिग डील। आप पटना में उतर जाते हो अपने ट्रॉली के साथ, आपने पिया नहीं है शराब, आपने अपनी ट्रॉली अपने दोस्त की कार में रख दी, पुलिस वाला उधर से आता है, वो चेक करता है, उसमें शराब निकलती है, आप बिहाइंड द बार्स, क्योंकि पोजेशन ऑफ लिकर इज क्राइम इन बिहार। वही मतलब मैंने तो, वो तो है ही, वो तो एक्सट्रीम केसेस है, मैं कह रहा हूं कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। अब आप बोलते रहो कि नहीं 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 मेरी कोई गलती नहीं है, भाई मैं तो पी भी नहीं रहा था, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, और सचमुच आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी यू कैन बी पनिश्ड। अब आप बोलिएगा क्या सर ये जस्ट है, तो देखिए ये जस्ट दिखे ना दिखे, लेकिन इस तरह का पावर स्टेट के पास है। देखिए एक प्रैक्टिकल बात समझिए कि स्टेट को जनरली फूड हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एथिक्स में आप पढ़ते हैं मॉरल, इमॉरल, नॉन मॉरल एंड एमॉरल। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ लीजिएगा, यही सब एथिक्स में आंसर में लिखना होता है। इमॉरल, एमॉरल, नॉन मॉरल, मॉरल, इसके बारे में डिफरेंस कल मुझे बताइएगा, या जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे तो, राइट। स्टेट को तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टेट कर दी कोई रीजन देके, शराबबंदी में सोशल रीजन दिया कि शराब की वजह से क्राइम बढ़ा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, शराब की वजह से लोग बैड हैबिट्स में कर गए, यही रीजन दिया। इस तरह के लॉज को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस या सोशल ऑफेंसेस। इस तरह का जो लॉ जो कोई ऑफेंस डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं? या सोशल ऑफेंसेस। तो वहां पर कई बार इंटेंशन की जरूरत नहीं होती है, एक्सप्रेसली इस तरह की इंटेंशन की जरूरत, मतलब रॉन्गफुल। मैं बताऊंगा, इसमें बहुत एनालिसिस है कि रॉन्गफुल क्या होता है, रीजन टू बिलीव क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है। सर इंटेंशन का मतलब ये होगा नहीं होगा, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूं सो दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। तो मेंस रिया प्रीडोमिनेंटली रिक्वायर्ड होगा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आईपीसी। आईपीसी कहाँ कह रहा है? जितना भी आप ऑफेंस को पढ़ते हैं उसमें जनरली यू विल फाइंड terms like whosoever intentionally, whosoever with the knowledge, whosoever with the reason to believe, whosoever dishonestly, whosoever, ऐसे डिफरेंट ऑफेंस में है। तो डिसऑनेस्टली, विलफुली, वॉलंटरीली, ये सब वर्ड क्या बता रहा है?
चाहत को बता रहा है, और चाहत है तो लायबिलिटी है। ऐसे ही समझना है गाने वाने से, तभी कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, चाहत की तो कीमत चुकानी पड़ती है, राइट। तो मेंस रिया क्या है? गिल्टी माइंड। ठीक, गिल्टी माइंड का मतलब क्या हर बार मेंस रिया की जरूरत होगी? तो ये डिपेंड करेगा। ये डिपेंड क्यों करेगा कि ऑफेंस क्या मांग रहा है। यहां पर एक बात मैं बता दूं, पोजीशन इन इंग्लैंड एंड पोजीशन इन इंडिया डिफरेंट है। As regards to, just understand people, as regards to the necessity of, as regards to the requirement of mens rea, the position in England and the position in India are different. इंग्लैंड में जब तक, सुन लीजिए पहले, जब तक मेंस रिया का रिक्वायरमेंट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड नहीं है, तब तक इट इज प्रिज्यूम की मेंस रिया इज रिक्वायर्ड। सुन लिया, इंग्लैंड में until and unless mens rea's requirement is expressly excluded, that means mens rea is required. इंडिया में जब तक मेंस रिया इंक्लूडेड नहीं है एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, ठीक, तब तक मेंस रिया का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इंक्लूडेड है, या तो एक्सप्रेसली इंक्लूडेड कर दिया, विलफुली वॉलंटरली लिख दिया, बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन इंक्लूड किया, तभी मेंस रिया रिक्वायर्ड है। अदरवाइज इफ इट इज एब्सेंट देन मेंस रिया इज नॉट। ये बात समझ में आई? नहीं आई बात? देखो भाईजान, समझे? बताइए क्या फर्क है इंग्लैंड में और इंडिया के पोजीशन में? सर जब तक एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड नहीं है मेंस रिया की डेफिनेशन, मेंस रिया की रिक्वायरमेंट, तब तक दैट वुड नॉट, दैट मतलब एक्सप्रेसली एक्सक्लूड जब तक नहीं है तब तक माना जाएगा। कहां? ऑफेंस की कहां पे? इंग्लैंड। इंडिया में क्या है? इंडिया में सर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हुए जिसमें अगर मेंस रिया नहीं भी है बट देयर इज एन एक्ट यू कैन बी। तो आपने ठीक बोला, लेकिन उसको हम किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना ये सवाल। इंडिया और इंग्लैंड में मेंस रिया का रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है, ये समझिए। तो ऐसे समझिए, वो देखिए क्या है ना, आपने बोला कुछ भी गलत नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का क्या था? यूके में और इंडिया में क्या फर्क है? ठीक है, यूके में क्या है? मेंस रिया का रिक्वायरमेंट प्रिज्यूम किया जाएगा कि हर बार है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसे एक्सक्लूड ना कर दिया गया। मतलब मेंस रिया ये प्रिजम्पशन के साथ होगा कि मेंस रिया तो चाहिए ही चाहिए ऑफेंस के लिए। इंडिया में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में अगर इंक्लूडेड है, या तो एक्सप्रेसली या विथ इंप्लाइडली, इंप्लीकेशन, नेसेसरी इंप्लीकेशन, तो फिर मेंस रिया रिक्वायर्ड है। और अगर मिसिंग है तो ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि मेंस रिया चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो गड़बड़ है। समझ में आई बात? ये प्रिजम्पशन इंपॉर्टेंट है, समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? गुड। तो मेंस रिया बेसिकली क्या हुआ? तो मेंस रिया के लिए एक लाइन बस आप लिखिए, और कुछ नहीं लिखना, ताकि आपको याद रहे। मेंस रिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मेंस रिया इज अ state of mind which is declared to be guilty. Mens rea is a state of mind which is declared to be guilty if it accompanies a particular conduct of the accused. If it accompanies a particular conduct of the accused. समझ में आई बात? समझे? Mens rea means a state of mind which is declared to be guilty, मतलब guilty mind। अगर वो एक्यूज के कंडक्ट के साथ हो, एकंपनी कर रहा, अरे आपका इंटेंशन कितना भी गिल्टी हो, ये तो पता नहीं चलेगा ना। अरे दिल में कौन झांक सकता है? ईश्वर।
है ना, कि किसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है, वो तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेंस रिया सिर्फ तो प्रोहिबिट नहीं हो सकता, एक्टस रिया सिर्फ प्रोहिबिट हो सकता है क्योंकि वो विजिबल चीज होती है। तो हमेशा मेंस रिया कभी ना कहीं से अकंपनी कर रहा होगा किसी ना किसी गिल्टी एक्ट को। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ना, मैंने आपको कहा जॉट डाउन करने के लिए कि मेंस रिया जब भी डिफाइन करेंगे ना तो गिल्टी माइंड तो बोलेंगे, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब भी वो एग्जिस्ट करेगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, विथ सम एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड, अदरवाइज तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत? फाइन। समझे? तो अब देखिए, मेंस रिया का मतलब, मेंस रिया का मतलब अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड होता है, नॉट एनी स्टेट ऑफ माइंड। मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, मेंस रिया का मतलब पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड होता है, नॉट एनी स्टेट ऑफ माइंड। और वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड क्या चाहिए, वो कहां मिलेगा, सेक्शंस में मिलेगा, प्रोविजंस में मिलेगा, आईपीसी के प्रोविजन में जो बता रहा है कि ऑफेंस क्या है। तो बेसिकली आप ऐसा करिए कि आप एक सेक्शन खोलिए, सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी, ओपन दैट सेक्शन। क्या टर्म यूज हुआ है, वॉलेंटरीली। अब वॉलेंटरीली का मतलब क्या दिया हुआ है, अरे भाई पढ़ो ना, क्या हो गया, मतलब कुछ। A person is said to cause any effect voluntarily when he causes it by means when he causes it by means whereby he intended to cause it he intended to cause it। इधर देखो, यहाँ intended to cause it, हाँ, फिर और by by means which at the time of employing those at the time of employing those means he knew मतलब knowledge और had reason had reason to to believe to be likely to be likely to to cause it। अब तीनों में क्या फर्क है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इतनी बात समझ में आई, आप कोई काम वॉलेंटरीली कब कर रहे हो, कब माना जाएगा कि आप वॉलेंटरीली कोई काम कर रहे थे, कब माना जाएगा, ये तब माना जाएगा जब आप या तो इंटेंड कर रहे थे, या आपको नॉलेज था, या आपके पास रीजन टू बिलीव था। ठीक, तो इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव आर स्टेट्स ऑफ माइंड, यही है ना। अरे वॉलंटरीली मतलब चाहत, चाहत कैसे पता चलेगी, नियत थी आपकी, इंटेंशन, जानकारी थी आपको, एंड मानने की वजह थी आपकी। अब अगर इसको हिंदी में थोड़ा सा प्यार से समझ लोगे ना, तो तुम्हें खुद डिग्री पता चल जाएगी कि तीनों में फर्क क्या है। इसकी पढ़ाई नहीं होती है जनरली लॉ स्कूल में, इन सब चीजों की, वो सीधा पहुंचते हैं सेक्शंस में। जब पढ़ाया गया था लॉ स्कूल में एक एक पॉइंट को, इसीलिए समझिए इस चीज को। ये नहीं समझेंगे ना तो आत्मा नहीं समझेंगे आईपीसी की, आत्मा समझिए आईपीसी की। वैसे मेरे क्रिमिनल लॉ के टीचर अच्छे थे, मेरे लॉ स्कूल में क्रिमिनल लॉ में अच्छे से पढ़ाया गया, और हमने पीएसए पिल्लई 7-8 बार पढ़ा था मिनिमम उस समय, और वो ही बेस काम दे रहा है, कभी भी काम देगा। मोस्ट बेसिक बुक है, पढ़ना चाहिए। इफ यू हैव टाइम डू रीड पीएसए पिल्लई, वेरी नाइसली रिटन बुक। टीचर कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट टू व्हाट बुक सेज, टेक्स्ट बुक इज अ वेरी गुड बुक। एनीवे, तो पहले ये समझे वॉलंटरीली कब माना जाएगा, मतलब आप चाहते थे ये हो, जब
इनमें से कुछ हो, या तो इंटेंशन हो, या नॉलेज हो, या रीजन टू बिलीव हो। इंटेंशन अब क्या होता है, तो ये समझिए, इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर और डिटर्मिनेशन। इसको कर लीजिएगा कम से कम, लिखिए सेक्शन 39 वॉलंटरली IKRTB, इसका मतलब हुआ डिजायर और डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिजायर और डिटर्मिनेशन। डिजायर और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो डिजायर कब होता है, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस चाहता है कि हो, वो चाहता है कि यू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इंटेंशन जो है ना वो बहुत ही हाई डिग्री स्टेट ऑफ माइंड है। डिजायर होना मतलब समझ रहे हो, मतलब मुझे, मतलब तीव्र इच्छा है, तभी तो मैंने पैकेट फाड़ा और मैं खा लिया, मैंने खाया, मतलब एकदम इंटेंशन है, दिख रहा है, डिजायर है ना भाई। आप ऐसे करके खोल रहे हो पैकेट को, ऐसे ले रहे हो और ऐसे करके खा रहे हो, तो क्या है ये, डिजायर है ना, पूरा एक्ट। आप देखो, समझो इस चीज को, डिजायर जो है, जो इंटेंशन का मतलब हुआ डिजायर, एंड डिजायर इज अ वेरी हाई डिग्री स्टेट ऑफ माइंड। ये हेल्प करेगा जब हम 300 पढ़ेंगे, 299 पढ़ेंगे, इसीलिए अभी यहीं पे समझो, फिर वहां नहीं समझाना, वहां खट 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 निकलेंगे। आप देखना 5 दिन में आप आईपीसी को एकदम ऐसे करके पढ़ के फेंक दोगे, प्रोवाइडेड कि आप कॉन्सेप्ट अभी समझो। होता क्या, हम पहले ऑफेंस पढ़ते हैं, फिर कहते हैं यार ये वॉलंटरीली था, ये था, फिर हम याद करने में रहते हैं, yes whosoever causes death with the intention of causing death with the knowledge that the particular act, क्या था डिफरेंस, वो नहीं करना है, ये समझो, यहाँ पे समझो। तो सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट वॉलंटरीली। वॉलंटरीली में कैसे कब कहा जाएगा वॉलंटरी है, when 3 things are there, either it is intention or it is knowledge or there is a reason to believe, right? तो reason to believe, इंटेंशन एंड नॉलेज में अभी हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर और डिटर्मिनेशन, किस चीज के लिए, एक वो चीज हो जाए जो मैं चाह रहा हूं, वो हुआ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस लाने की चाहत। और इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहते हो किसी भी हाल में वो कॉन्सिक्वेंस आए, मतलब आप, भाई सिंपल सी बात है, आपने बुलेट डाला अपने पिस्टल में, लोड किया, यूं किया, निशाना लगाया और ठक से मारा, क्या है, आप किसी भी हाल में चाह रहे हो कि कॉन्सिक्वेंस हो। समझ रहे हो बात को, किसी भी हाल में, दैट मीन्स यू वांटेड टू प्रोड्यूस द कॉन्सिक्वेंस एट ऑल कॉस्ट, एंड देयरफॉर द एक्ट विल नॉट बी अ पैसिव एक्ट। यहां पर कभी भी पैसिवनेस नहीं होगा एक्ट में, यहां क्या नहीं होगा, पैसिवनेस नहीं होगा। तो इंटेंशन का मतलब हाई डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, यहां कभी भी पैसिवनेस नहीं होगा, आप चाहते हैं कि हर हाल में ये होना चाहिए, राइट? इट शुड हैपन एट ऑल कॉस्ट, दिस कॉन्सिक्वेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड, शैल बी प्रोड्यूस्ड, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल कॉस्ट, राइट? क्लियर है, गुड। तो इसके लिए एक टर्म और यूज होता है कि आप एक्स्ट्रा अश्योरेंस ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अश्योरेंस ले रहे हैं, आप वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ काम कर रहे हैं जिससे वो कॉन्सिक्वेंस हो। वही वाली बात है, आपने गोली डाली, 6 गोली डाली, तो कहा ठक ठक ठक, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए भाई। लेकिन मान लो आपने यहाँ 6 गोली ऐसे की, ठक 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 ठक, ठीक, एकदम देख के निशाना लगा के, और आप बारात में जा रहे हैं दोस्त के, और आपका दोस्त बन गया डीएम, आपने उससे ले लिया 2 नली वाले बंदूक का लाइसेंस, और बारात में डांस कर रहे हैं, और यूं ठाई 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 करते हुए लग गया। क्या यहां पर इंटेंशन और ये 6 गोली डाल के इंटेंशन बराबर है? तो फिर इसे इंटेंशन बोलेंगे या उसे इंटेंशन बोलेंगे? जो सामने मारा, तो उसे क्या बोलेंगे?
वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि नॉलेज बोलेंगे नहीं, जब नॉलेज पढ़िएगा तब बोलूंगा। तो हो सकता है उससे रीजन टू बिलीव बोले। अरे तुम्हें इतना दिमाग नहीं था, लोग पूछते हैं ना कि वो गिर जाएगा तो चोट लग जाएगा, तुम्हें इतना दिमाग नहीं था कि तुम जा रहे हो करोल बाग में बारात लेके जा रहे हो, और जहां घर घर ऐसे ऐसे होता है ना, घर ऐसे दोनों तरफ से कि किसी को लग सकता है, वो इंटेंशन नहीं होगा। वहां भी वॉलंटरीनेस है, लेकिन वहां पर अगर गोली लगती है तो कुछ और होगा, क्योंकि इंटेंशन के लिए आप हर वो एक्स्ट्रा बिट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एश्योरेंस ले रहे हैं, आप हर प्रोबेबिलिटी में चाह रहे हैं कि वो काम हो, वो पूरा हो। बात समझ में आ रही है? इस तरह से एग्जाम्पल से समझिए चीजों को। तो पहले इंटेंशन समझ गए, आपकी बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा थी, एकदम डिजायर एंड डिटर्मिनेशन था कि एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस हो, और एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आप चाह रहे हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस किसी भी हाल में हो, एट ऑल कॉस्ट हो। देयरफॉर आपका जो एक्ट है वो कोई पैसिव एक्ट नहीं होगा, वो एक एक्टिव एक्ट होगा, जिसमें कि आपने एक्स्ट्रा बिट किया है, एक्स्ट्रा अश्योरेंस लिया है। और एक्स्ट्रा अश्योरेंस जो है, आप सर्टेनिटी लाने के लिए कर रहे हो कि सर्टेन हो जाए, ये जो हम चाह रहे हैं ना, मेरी चाहत ये पूरी हो जाए, राइट? यह है इंटेंशन। आम आदमी देखो इंटेंशन, नॉलेज, वॉलंटरी सब एक जैसा यूज करता है, तुम नहीं करोगे। इसीलिए मतलब समझना बारीकी से जरूरी है, राइट? समझ गए? अब दूसरे बात पे आते हैं, दैट इज, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे नॉलेज पे आएंगे, इंटेंशन और मोटिव में क्या फर्क है। क्योंकि जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इंटेंशन को मोटिव के साथ करते हैं। मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है वो रीजन जिसने आपको अल्योर किया, जिसने आपको परसुएड किया काम करने को। समझ में आ रही बात? इंटेंशन जो है वो क्या है? वो डिजायर और डिटर्मिनेशन जिससे आप कोई काम करना चाहते हैं। यहां पर पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस की बात होती है, मतलब आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं पढ़ना, दैट इज कि यू इंटेंड टू रीड, और आप पढ़ने बैठे, लेकिन आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको अपने उस, जिस लड़की ने आपको डिच किया या जिस लड़के ने डिच किया, उसे प्रूव करना है कि आप काबिल हैं। क्योंकि आपने वो राजकुमार राव वाली मूवी देख ली कि वो बारात में नहीं भाग गई थी, वो एक बेकार सी मूवी उसने बनाया था, फिर वो एसडीएम बन गई तो वो डीएम बन के आया। हाँ, अब हाँ, वो क्या, मेरी शादी में जरूर आना, ऐसी कोई मूवी थी। अब राम का इंटेंशन, अगर वो यहाँ इंटेंशन नहीं यूज करेंगे, फिर यहाँ पर वो मोटिव हो जाए। क्लास में ये आ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो ये इंटेंड कर रहे हैं पढ़ना, क्योंकि फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। लेकिन वो डीएम बन के फिर उसको उसके ऊपर रेड करना कि देखो तुम तो करप्ट थी, तुमने डिच किया, हाँ, वो आपका मोटिव हो सकता है। समझ गए? इंटेंशन पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एंड मोटिव ब्रॉड सेंस में देखेंगे, मतलब कि वो क्या वजह थी जिससे आप परसुएड हुए, जिससे आप अल्योर हुए, जिससे आप अट्रैक्ट हुए कि आप वो पर्टिकुलर काम करें। दिस इज मोटिव। इंटेंशन एंड मोटिव देखो ये कुछ है नहीं, बस ये होता है ना कि हमारे पास ना, हमें पता होता है कि दोनों अलग है। इतना तो लॉ स्कूल सिखा देता है, इंटेंशन इज डिफरेंट, मोटिव इज डिफरेंट, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है इंटेंशन का, ये हम फंस जाते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटेंशन आपने लिखा है, क्या लिखा है राम आपने? डिजायर ऑफ द पर्सन या डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्सन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, राइट, एंड एक्सट्रीमली हाई डिग्री स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, समझ गए? और मोटिव में लिखिए, मोटिव इज द रीजन विच अल्योर्ड या prompted, which allured या prompted the accused to commit a particular act। ठीक है, समझ गए? हाँ, देखिए आसिम खान ने लिख भी दिया, शादी में जरूर आना मूवी, गुड। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट स्मार्टर है, सेक्शन भी ठीक लिखते हैं, मूवी भी ठीक लिखते हैं। ठीक है, तो मोटिव समझ गए? द अक्यूज्ड टू कमिट अ पर्टिकुलर एक्ट।
यही ना है इस केस में मोटिव का मतलब। मोटिव का मतलब है पर्पस, द रीजन, द अल्टीमेट बेनिफिट जो आप चाह रहे थे। अल्टीमेट बेनिफिट आप क्या चाह रहे थे, वही होगा। तो देखो इतनी बात समझ लो, मोटिव प्रॉम्प्ट करता है ना इंटेंशन बनाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है। आप बिना मोटिव के भी, हो सकता है इनके दिमाग में कुछ ना हो, बस ये ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई मोटिव नहीं है। कोई पूछेगा क्या क्यों बनना चाहते हो, पता नहीं क्यों नहीं बनना चाहते, ये सब नहीं मालूम, बस बन रहा है, पढ़ रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है। वहां कोई मोटिव नहीं होता, समाज सेवा वगैरह की कुछ नहीं करना चाहते, ये बस ऐसे ही, इनके पास कोई काम नहीं था। तो भाई जब किसी के पास कोई काम नहीं होता है और वो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो क्या करता है, वैसे भी लॉ ग्रेड है, कोई काम नहीं होता है जनरली लॉ ग्रेड के पास। तो प्रैक्टिस इनकी चल नहीं रही थी, तो कहेगी चलो भाई यूपीएससी कोचिंग कर लेते हैं। तो मोटिव क्या है इनका, कुछ नहीं है मोटिव। ये बात हंसी में लग रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोटिव अगर मिल जाएगा कोर्ट को तो स्टोरी थोड़ी सी कन्विंसिंग साउंड कर जाएगी, लेकिन मोटिव का होना कोई जरूरी नहीं है। और एग्जाम्पल आरुषि तलवार केस, उसमें मोटिव पता ही नहीं चला कि किसने क्यों किया, फिर भी प्रोसिक्यूशन हुआ। ऐसा बहुत केस हो सकता है ना जिसमें ये नहीं पता चल पाया लास्ट तक कि इसने क्यों किया। हाँ उसने किया तो, लेकिन क्यों किया, राइट? समझ में आ रही बात? मोटिव से इंटेंशन हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट क्या मोटिव जरूरी है प्रूव करना है क्राइम में? नहीं, नॉट नेसेसरीली। आप अभी मुझे जूता फेंक के मारे, आप ऐसे ही, मतलब आपको मजा आता है ये करने में। अब बोले क्या वजह थी, सर बुरा पढ़ा रहे थे? नहीं, आपको सर की कोई बात बुरी लगी? नहीं, पता नहीं सर, ऐसे ही, बस ऐसे ही फेंक दिए। ऐसा होता है या नहीं हो सकता है? एम आई टॉकिंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, ये बहुत ऑर्डिनरी है। ठीक है, आप किसी को नहीं जान रहे हो, स्ट्रेंजर है, उसको देख के आप उसको स्टॉक कर लिए, क्या मोटिव है आपका? लड़कियां स्टॉक कर सकती हैं, लड़कियां वोयरिज्म कर सकती हैं? बोलिए ना, लॉ ग्रेड्स, इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन था, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं वोयरिज्म लीगली। अब मुझे भी ये याद नहीं था एग्जाम में, आई विल टेल यू दैट सीक्रेट। फिर मैंने वहां हारमोनियस रूल लगाया, मैंने कहा कहीं तो पढ़ा था भाई कि वो कर नहीं सकती, लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि वो नहीं कर सकती और ये गलत हो गया, मैंने लिखा वो नहीं कर सकती है, लेकिन लॉ कमीशन को सोचना चाहिए कि इसको किया जाए, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। हारमोनियस लॉ, मैंने वो ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो स्टैंड मत लेना जिंदगी में, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं, वो भी यूपीएससी, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 नंबर मिल गया होगा उस क्वेश्चन में। अगर मैं, वो 10 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन था, ठीक है, जस्ट ओपन द 2020 क्वेश्चन, आईपीसी में ये क्वेश्चन था, ये श्योर। और सिर्फ मैं श्योर नहीं था, जब मैं निकला ना तो मैंने बात किया और भी कैंडिडेट से, मुझे भी याद नहीं था, ये कहाँ से इन्होंने पूछा। ये बता रहा हूँ, रियल लाइफ जो होता है ना, जब कुछ समझ में ना आए तो फ्लोट करने लगो, वही फ्लोट करना, वो स्विम करने की कोशिश मत करना, ठीक है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस काम देगा ना, और आपको मेरे से बेहतर मार्क्स आए, मैं तो यही चाहूंगा, राइट? ओके ऑनलाइन पीपल, इज इट क्लियर? तो मोटिव और इंटेंशन में भी फर्क समझ गए। अभी हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं, हमने 39 में वॉलेंट्री पढ़ा। देखो हमेशा ना वो याद रखना, वो जो फैमिली ट्री है ना वो याद रखना। 39 में हमने पढ़ा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री में हमने पढ़ा आई के आरटीबी पढ़ा। अब हम इसको, इसका मीनिंग समझ गए और इसको मोटिव से हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे हम क्योंकि ये ना भूल जाएं कि पढ़ क्या रहे थे, इसीलिए बैक टू पवेलियन आना जरूरी है, राइट? गुड, समझ गए? चलिए अब समझिए नॉलेज क्या है। तो इंटेंशन में हमने एक चीज पढ़ा कि इंटेंशन में आपके अंदर डिजायर है, आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो आप एक्टिव तो हैं, इतना मालूम।
नॉलेज में आप थोड़े पैसिव होते हैं। मैं सिर्फ नॉलेज की बात कर रहा हूं। देखो भाई, जब इंटेंशन होगा तो नॉलेज ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप अगर टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो रणजी ट्रॉफी आप खेल ही लोगे। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं कि क्या हर रणजी वाला प्लेयर इंटरनेशनल खेलेगा, नहीं। तो अब इंटेंशन में वो फॉल नहीं कर रहा है। अब हम इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज क्या होगा, राइट? वो थोड़ा पैसिव होगा। तो नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली डिजायर नहीं है कि हम प्रोड्यूस करें एग्जैक्टली वो कॉन्सिक्वेंस, पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। देखिए वहां पर हमने क्या यूज किया है, पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। यहां पर क्या लिखना है और वहां क्या लिखा है, डिजायर। देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, ये मतलब फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन आपको काम देगा। आई इज डिजायर और डिटर्मिनेशन टू कॉज पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। भाई क्यों सो रहे हो क्या तुम लोग? चाय वाय मंगवाएं? वांट हैव कॉफी, रेड बुल? देखो हमेशा ये एक्टिवेट रखना है, नहीं तो ब्रेक लेंगे हम लोग। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, आराम से है टाइम, हम समय से आगे चल रहे हैं सिलेबस। समझ में आ रही है बात? इंटेंशन क्या है, डिजायर टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। ये टर्म आना चाहिए, अगर आंसर में ये लिखना है तो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। यहां पर अवेयरनेस ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, ये पॉसिबिलिटी है यहां पर, और उसके लेकर आपको अवेयरनेस है कि भाई आप किसी घर में आग लगा दोगे तो हो सकता है कुछ जल जाए, ये तो अवेयरनेस है ना। अब कह दोगे कि भाई मैं तो सिर्फ गला काट, मैं सोच रहा था कि देखता हूं सर अलग करके कैसा लगेगा शरीर भाई ये कैसा लॉजिक, ऐसा लॉजिक दिया था कि मैं मारना नहीं चाहता था। एक केस है, बताऊंगा मैं। आई वॉज नॉट विलिंग टू किल द पर्सन, मैं तो देखना चाहता था कि ये आदमी बिना सर का कैसा लगेगा। ये लॉजिक चलेगा? नहीं चलेगा, इसीलिए समझिए। और क्रिमिनल लॉ बहुत रिलेट करके पढ़िए फैक्ट से, हाइपोथेटिकल। और ऐसे भी जो बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन दिया है वो भी आप पढ़िए, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तो उसे आपको समझ में आएगी चीजें। अच्छा हो, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आसान है। ठीक है, राइट, गुड। तो समझ गए नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। इंटेंशन इज डिजायर ऑफ द फिर पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। यही तो प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेशन। डिजायर ऑफ, 5 बार बोलिए आप, डिजायर ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, डिजायर ऑफ पर्टिकुलर, और ये समझ के बोल रही है, चाहत है, यही होना चाहिए। और मालूम तो होना चाहिए, मालूम तो था आपको कि ये हो सकता है, वहां नॉलेज, यहां इंटेंशन। समझ में आई बात? इज इट क्लियर ऑनलाइन पीपल? ऑनलाइन पीपल आप लिख सकते हैं, गुड। चलिए समझ गए? तो देखिए कई बार क्या होता है ना, नॉलेज जो है वो दिख जाता है। मान लीजिए आपने कह ही दिया, हाँ मुझे तो मालूम था कि वहां 10 लोग रहते हैं। और कई बार वो सरकमस्टेंस से इन्फर किया जाता है। आपने किसी को के घर में मिठाई भिजवाई थी, 10 मिठाई, तो इसका मतलब है आपको ये आइडिया था कि उस घर में 10 लोग हैं, या एक से ज्यादा है, या 10 केजी मटन भिजवा दिया था, मतलब एक आदमी तो 10 केजी नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में था कि वहां ज्यादा लोग रह रहे हैं। मैं क्या बस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि अवेयरनेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो कई बार डायरेक्ट होती है, कई बार इन्फर करना पड़ता है फ्रॉम द सिचुएशनल इवेंट्स। राइट, क्लियर है? गुड। तो मतलब नॉलेज कई बार प्रिज्यूम किया जाता है, नॉलेज कई बार प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, कैन इवन बी प्रिज्यूम्ड, नॉलेज कैन इवन बी प्रिज्यूम्ड, ये पॉइंट भी आना ही चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग में।
ठीक है, जब मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में ये सब आप जब भी वो टॉपिक पढ़िएगा बगल में लिखते जाइएगा, ये सब जो छोटा छोटा, ज्यादा कोई डिक्टेशन तो है नहीं नोट्स का, बस जो बुलेट पॉइंट्स, ताकि आपका नोट्स जो है वो आप जब रिवाइज करें आपको लगे हाँ ये मुझे हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट करना है, ये पता होना चाहिए, ये कीवर्ड है, ये आंसर में आने चाहिए, राइट? गुड। अब थर्ड आता है रीजन टू बिलीव। ठीक है, आ गए ना रीजन टू बिलीव में? तो देखो भाई, रीजन टू बिलीव का क्या मतलब हुआ? रीजन टू बिलीव सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड क्या है? इंटेंशन, उसके बाद है नॉलेज और उसके बाद है रीजन टू बिलीव। ठीक है, अब आप पूछोगे सर रीजन टू बिलीव और नॉलेज में क्या फर्क है? तो ये समझना कि नॉलेज में अक्यूज जो है वो सर्टेन होता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्राइम। सब्जेक्ट मैटर जो है ना क्राइम का, उसके प्रेजेंस के बारे में वो सर्टेन होता है, लेकिन वो ये सर्टेन नहीं होता कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हमने कहा। नॉलेज में accused is certain about subject matter of the crime, but he is not certain about consequence. He is not certain. That does not mean it's not possible. He is not certain about, right? ये knowledge में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, in case of knowledge, accused is certain about the presence of subject matter of the crime, but he is not certain about the consequence. ठीक है, लेकिन रीजन टू बिलीव में क्या होगा? अक्यूज्ड इज नॉट सर्टेन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। अक्यूज्ड इज नॉट सर्टेन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। ठीक है, लेकिन देर आर सफिशियंट, मतलब वहां पर सर्टेन नहीं है, बट देर आर सफिशियंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द सब्जेक्ट मैटर में बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। ये बात समझ में आई? पहले लिख लीजिए इस चीज को। नॉलेज में देखिए, नॉलेज में अक्यूज किस बारे में सर्टेन है? प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसके बारे में वो सर्टेन है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके बारे में वो सर्टेन। रीजन टू बिलीव में वो विक्टिम या सब्जेक्ट मैटर के बारे में, विक्टिम के बारे में एंड सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट हो सकता है, उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव है। सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, उसके लिए वो, तो हर बार देखिए सर्टेनिटी जो है ना, वो कॉन्सिक्वेंस की जो सर्टेनिटी है ना, वो कम होती जा रही है। इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव में डिग्री कहां कम हो रहा है? सर्टेनिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस में। खो गए, गुम हो गए? नहीं, इतना ना डूब जाओ भाई, है? ठीक है, बदला होगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन पीपल, आर यू पीपल गेटिंग इट? इज इट अंडरस्टैंडेबल, अप्रिशिएबल? एवरीवन, जो लोग भी हैं वो बताएं, इज इट क्लियर? या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए अभी। देखिए ये बेस है, इसी से हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा आगे। सर प्लीज रिपीट रीजन टू बिलीव, एकदम लिख लीजिए रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या है बेसिकली? रीजन टू बिलीव में accused is not certain about the presence of the victim in the line of action, ठीक है, though there are sufficient grounds to believe that the subject matter may be present। यहां तो सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट है, इसको लेकर सर्टेनिटी है, कॉन्सिक्वेंस को लेकर। यहां सब्जेक्ट मैटर और विक्टिम दोनों को ही लेकर सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर होगा, इसको लेकर एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में वो जान रहा है। ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट सब्जेक्ट मैटर मे बी प्रेजेंट। समझ में आई बात? गुड।
अब हम ने ये पढ़ लिया, अब सवाल उठता है वो जो क्वेश्चन था ना, दैट क्या मेंस रिया की जरूरत हर जगह है? क्या मेंस रिया की जरूरत हर जगह है? तो हमने क्या पढ़ा था, यूके का पोजीशन अलग है, इंडिया का पोजीशन अलग है, इस पे केस लॉ है। आपने पढ़ा होगा एम एच जॉर्ज केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। इसमें लॉ का कौन सा प्रिंसिपल, ये बता दे रहा हूं मैं। देखो एक लॉ आया था जो कह रहा था इससे ज्यादा सोना आप नहीं ला सकते, ट्रांजिट में फ्लाइट थी इंडिया को होके, और वो लॉ वायलेट कर दिया, उसे इंडिया में आना नहीं था, उससे ज्यादा वो सोना के साथ पकड़ा गया। तो उसने कहा भाई, एक तो कुछ समय पहले लॉ आया और वो 1964 का जमाना है, उस समय तो इतना इंटरनेट ये वो, अब रोज आप गजट पढ़ते हो क्या कि कौन सा लॉ आया? नहीं पढ़ते हो ना, यू डोंट रीड गजट एवरी टाइम व्हाट न्यू लॉ, विच न्यू लॉ केम, हमेशा लॉ आते रहता है। तो उसने यही क्लेम किया कि भाई मैंने कोई जानबूझ के वायलेट नहीं किया है ये लॉ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये है, कि मैं इससे ज्यादा सोना नहीं ला सकता हूँ, और दैट टू आई वाज नॉट देयर टू स्टे इन इंडिया, माय फ्लाइट वाज इन ट्रांजिट एंड यू अरेस्टेड मी। दिस साउंड्स वेरी इक्विटेबल आर्ग्यूमेंट, दिस साउंड्स वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट ना, कि हाँ सही बात है, उसकी कोई गलती तो है नहीं। नहीं भाई, वो सोना कहीं लेके जा रहा था, वो बीच में पकड़ा गया, इंडिया में ट्रांजिट था, लॉ कह रहा था इससे ज्यादा नहीं ला सकते, तो ये क्राइम है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल यूज किया यहाँ पे, देखो मैंने हमेशा बोला ना, लॉ का क्या दो काम है, पब्लिक ऑर्डर एंड जस्टिस, वो मोर इन फेवर ऑफ पब्लिक ऑर्डर किया, लेस इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस किया। वो क्या है, ignorance of law is no excuse, ignorantia law non excusat, मतलब ignorance of law is no excuse। कोर्ट ने क्या बोला, अगर इस तरह से कह देंगे, छोड़ देंगे, तब तो हर आदमी यही कहेगा मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था। तो जब एक आम आदमी पुलिस वाले को कहता है ना कि मुझे कहाँ मालूम था कि मास्क के 2000 रुपए चालान के भरने होते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होता। हो सकता सचमुच से मालूम ना हो। देखो कोविड के समय में रोज कुछ ना कुछ बदल रहा था, आज इतने आदमी ट्रैवल कर सकते हैं कार में, कल इतने नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि मुझे क्या मालूम यार, आज सुबह में लॉ आया, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं देने वाला फाइन। वो जो एक लड़की नहीं कर रही थी बदतमीजी, वो नहीं चलेगा, लॉ में नहीं चलेगा। आप इस पे अखबार में लेख लिखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जो लिखना है एकेडमिक, लॉ जब चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है निखिल? एम एच जॉर्ज के समझ गए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ वहां पर आपको लिखना है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और दूसरा जो केस है वो भी बहुत फेमस केस है, उसका भी नाम आपने सुना होगा, सुना है? अब बोलोगे केस का नाम ही आपने नहीं बताया तो, लेडी चैटरलीज लवर केस सुना है, आरडी उडेशी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑब्सिनिटी, एक किताब थी जिसका कंटेंट थोड़ा सा ऑब्सीन था, जो बेच रहा था बेचारा किताब, जो लड़का, उसे पढ़ना भी नहीं आता था, तो वो अरेस्ट हो गया कि ऑब्सीन किताब क्यों बेच रहे हो, राइट? तो जब वो अरेस्ट हो गया कि ऑब्सीन किताब क्यों बेच रहे हो, तो उसने यही आर्ग्यू किया, सी आई एम एन इलिटरेट पर्सन, आई डोंट नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द बुक, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्सीन, व्हाट इज नॉट ऑब्सीन। देखो दिस अगेन आर्ग्यूमेंट साउंड्स वेरी कन्विंसिंग। सही बात है, जिसे पढ़ना नहीं आया वो कैसे कि वो समझेगा कि अश्लील है या अश्लील नहीं है, ठीक है? तो कोर्ट ने यहां भी वो आर्गुमेंट नहीं माना, क्योंकि यहां पर देखिए बेसिकली ये जो इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, ये सोशल ऑफेंसेस होते हैं। इस तरह का जो प्रोविजन होता है वो उसका लार्जर सोसाइटल नीड है, क्योंकि अगर इस तरह से हम छोड़ दिए तो फिर कोई ये भी बोलेगा कल के डेट में दैट देखिए पढ़ना तो मुझे आता था लेकिन मुझे समझ नहीं आता है। इस तरह की बात तो कोई बोल सकता है ना कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें कोई अश्लील बात है, मेरा इंटरप्रिटेशन कमजोर है, तो कोर्ट क्या करेगी, सबको छोड़ देगी। देन द लार्जर पर्पस बिहाइंड बैनिंग ऑफ दैट द ऑब्सीन लिटरेचर विल गेट डिफीटेड, राइट? इज इट क्लियर? तो यहां पर भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ गए? दो केस आंसर में आना ही चाहिए, ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर मैं प्रिपेयर कराता हूं आपको, हर बार जो क्वेश्चन आता है हर साल की तरह इस साल भी आ सकता है वो क्वेश्चन,
वो क्वेश्चन क्या होगा, वही इस बार भी आया था, एक्टस रियस एंड मेंस रिया पे क्वेश्चन। तो उसमें हमें मालूम तो होता है कंटेंट, लेकिन हमें लिखना कैसे है वो एक क्वेश्चन हो जाता है। समझ गए? तो उसको कैसे लिखेंगे, एक 150 वर्ड का आंसर बनवा देते हैं आपको, या 200 वर्ड का, आपकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से। चलिए, तो पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, जो मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ठीक है, उसमें हम पहले बताएंगे कि दिस मैक्सिम, पहले सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए फिर कर लीजिएगा। ये मैक्सिम क्या है, दिस फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच क्रिमिनल लॉ इज बेस्ड। यही लिखोगे ना, दिस मैक्सिम इज बेस्ड। अगर मान लो मैक्सिम नहीं दिया, ऐसे ही लिख दिया स्टेटमेंट, तो फिर ऐसे लिखोगे द अबव रेफर्ड स्टेटमेंट इज ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मैक्सिम, मैक्सिम लिखोगे। It is one of the most basic principles on which the edifice of criminal law is based. क्रिमिनल लॉ की बुनियाद इस पे बेस्ड है, राइट। आ गए, अब आ जाइए, इससे ज्यादा नहीं करना है इंट्रोडक्शन में। आप ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख देंगे कि आपको बुला लिया जाएगा एनसीईआरटी कहेगी सिलेबस ड्राफ्ट करो यार, ऐसा कुछ नहीं। फिर आ जाओ सीधा, व्हाट इज एक्टस रियस बॉडी में। एक्टस रियस के बारे में क्या लिखेंगे, एक्टस इज बेसिकली consequence of human conduct and ria या rius is something which is prohibited by law, right? अब तो फिर क्या लिखेंगे, actus reus means a consequence of human conduct which is prohibited by, ठीक है, good। अब act in this case includes act, series of act, omission and omissions, ठीक है, वहीं पर 32 लिख देना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे, फिर मेंस रिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी इफ इट अकम्पनीज अ पर्टिकुलर कंडक्ट, राइट, क्लियर है। अब फिर इसमें लिखेंगे वो लाइन जो मैंने आपको बोला था, दैट इट इज नॉट एनी स्टेट ऑफ माइंड बट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस। पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड नहीं। कहीं पर हर जगह इंटेंशन की जरूरत नहीं होती। आप जब आप ऑफेंस पढ़ेंगे, कहीं पर रीजन टू बिलीव से भी काम चल जाता है, कहीं पर नॉलेज से भी चल जाता है, वो तो डिपेंड कर रहा है। कहीं पर विलफुल चाहिए, कहीं पर सिर्फ नेग्लिजेंस से भी चल जाएगा। तो आप क्या कहोगे, नेग्लिजेंटली हर जगह आप लगा दोगे? कहीं पर डिसऑनेस्टी की जरूरत होती है, क्या हर जगह डिसऑनेस्टी लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो पर्टिकुलर, अब सवाल उठता है, अब आप ऐसे लिखना, एक फिगर जरूर बना देना। आपको बचकाना लगेगा ये सब, लेकिन पता है ऐसा नहीं है कि कोई वाइस चांसलर लेवल के लोग आएंगे क्वेश्चन चेक, पेपर चेक करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के लोग आएंगे, ऐसा हमने सुना है, मैंने भी कोई देखा नहीं है। लेकिन ये आप प्रिज्यूम करोगे कि डीयू के वीसी आएंगे यूपीएससी का पेपर चेक कर। ये बनाना एक्टस रियस, ये मेंस रिया, और ये होगा ऑफेंस। क्यों? प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरैक्शन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है। इंटेंशन पहले कभी था, ऐसा हो सकता है ना। इंटेंशन आपको मुझे मारने का इंटेंशन था, ठीक था, आपने खाने में जहर डाल दिया, वो जहर कोई खाना कोई जानवर खा के चला गया। सुनिएगा एग्जाम्पल, ठीक, उस बीच उनको भी मुझे मारने की इच्छा थी, उन्होंने भी वो जहर वाला खाना, दूसरा खाना रख दिया, मैं वो खा लिया, मैं मर गया। आप मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्यों? इंटेंशन भी था, मैं मर भी गया। समझो, आपकी नीयत थी तभी आपने जहर वाला खाना रखा, वो जानवर खा गया, मैं मर भी गया। यहां एक्टस रियस भी है, डेथ ऑफ मी, वहां मेंस रिया भी है, योर गिल्टी इंटेंशन, यू इंटेंडेड, लेकिन यहां फिर भी मर्डर नहीं के लिए लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। व्हाई?
क्योंकि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। यही क्वेश्चन था इस बार यूपीएससी का कंपलसरी क्वेश्चन, और ये इलस्ट्रेशन ही आप लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? ये इलस्ट्रेशन लिखेंगे तो क्या कहेगा कि ये कम होशियार है, वो आपको अच्छा मानेगा, इनोवेटिव है, इसको ये समझ चुका है इस चीज को। समझ में आई बात? मर्डर के लिए क्या चाहिए? मेरा मरना और आपकी नीयत। लेकिन आपकी नीयत और मेरा मरना अगर एक जगह पे नहीं मिले ना, तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, आपकी कल्पेबिलिटी। समझ में आ गई बात? यही है बेसिक बात। अब इस बार ये जो पूछा गया ना, लोग सब कुछ लिख के आए, ये पॉइंट ही लिख के नहीं आए और ये फिगर ही नहीं बना के आए। लिख के वो सब आए, मेंस रिया ये होता है, एक्टस रिया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि उसका इंटरसेक्शन जरूरी है, और आप यही नहीं लिख रहे हो। मतलब वही बात है कि डिमांड कुछ भी हो क्वेश्चन का लिखेंगे तो हम वही खूंटा हम वही गाड़ेंगे, आप कुछ भी बोलो। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना चाहिए, इसीलिए उसके हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। क्या बंधु, क्लियर है? समझ गए? क्वेश्चन क्या था? कैन यू रिपीट द इलस्ट्रेशन? मयूर सिंगला जी, ऐसा है, मान लीजिए आसिम खान आपको मारना चाहते हैं, उन्होंने आपको आपके खाने में जहर दे दिया, ठीक है, और वो जहर वाला मतलब उनका इंटेंशन था आपको मारने का, और वो जहर वाला खाना ऋचा केसरवानी जी खा गई, तो उनका जो हुआ आप छोड़ दीजिए। राम भी आपको मारना चाहते थे, राम ने भी आपको जहर दिया। सोचिए मयूर, आप कितने टारगेटेड है, आप वो खाना खा के मर गए। अब क्वेश्चन उठ रहा है, मोहम्मद आसिम खान की लायबिलिटी क्या होगी आपके मर्डर के लिए? मर्डर के लिए एक्टस रियस क्या चाहिए? योर डेथ, वो आपका हो गया। मेंस रिया क्या चाहिए? मोहम्मद आसिम खान ने तो दिखा दिया मेंस रिया जहर वाला खाना रख के, तो मेंस रिया भी एक्टस रियस भी है। लेकिन क्या आसिम खान की जिम्मेदारी लायबिलिटी मर्डर के लिए होगी आपकी? नहीं। वाई? क्योंकि मेंस रिया एंड एक्टस रियस होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। जिस चीज से एक्टस रियस कॉज हुआ है वही मेंस रिया साथ में जब तक नहीं होगा वहां पे, तब तक वो क्राइम नहीं होगा। मैडम फोन रख दीजिए। देखिए, आपसे भी ज्यादा बिजी शेड्यूल मेरा है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड्स हैं, बहुत तरह के हैं। मैं बता रहा हूँ, मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, दोस्त है। यार फोन को ना फ्लाइट मोड करके क्लास में बैठिए, मैं बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं है, नॉट टू टारगेट यू। फोन इज वन, एनीथिंग कैन बी अ वो डाइवर्जन फॉर यू। फिर क्या है ना, आप स्पिरिट में नहीं समझ, क्या कौन सी दुनिया पलट जाएगी? कौन सा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपके पास है जो अभी आप यूज नहीं किए तो नॉर्थ कोरिया गड़बड़ कर देगा? दिस इज व्हाट आई मीन, नेवर यूज फोन। आप यूज भी कर, आप क्लास में खाना खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं अलाउ करता हूँ ना, बोलता हूँ ना, आप साथ में खा लो, कोई फर्क। इशू ये आपका कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए, फोन के साथ ना दिमाग भी चला जाता है। समझ गए? तो इंटरसेक्शन, यही क्वेश्चन था यूपीएससी का 2020 में। अब आप सब कुछ लिख के आएंगे, आप ये फिगर नहीं बनाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज डिमांडेड। आप ये इलस्ट्रेशन नहीं देंगे दैट एक्टस रिया एंड मेंस रिया मस्ट कोइंसाइड एट वन पॉइंट, यू विल नॉट गेट मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। आप मतलब ढंग का मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कुछ लिखा है तो कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वो ये जानने में इंटरेस्टेड थे। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे सिर्फ कि आपको एक्टस रियस पता है, आपको मेंस रिया पता है, वो उनको ये मालूम करना था, आपको ये मालूम है कि नहीं कि एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों के रहने के बावजूद भी क्राइम, या सॉरी क्राइम नहीं, ऑफेंस नहीं हो कमिट हो सकता है। व्हाई, हाउ, इलस्ट्रेशन बता दिया आपको। उसका इंटरसेक्शन जरूरी है, उसका कंकरेंस जरूरी है। राइट? इज इट क्लियर ऑनलाइन पीपल? आप क्वेश्चन देखा करिए हमेशा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से अच्छा कुछ नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। इतना उस्ताद है भाई कोई कि ऐसा टेस्ट बना देगा जो यूपीएससी से भी होशियार हो जाए। जैसे मॉक इंटरव्यू कभी वो नहीं हो सकता, है ना? ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड रियलिटी में फर्क है, ठीक है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी संतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो उन्होंने पढ़ाया, क्वेश्चन आ गया था सीधा सीधा 2019 प्रीलिम्स। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है, पढ़ के बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बन गया तुरंत। ठीक है, ये समझ गए? ये आप लिख दोगे, ये फिगर बना दोगे, उसके बाद
आप लिख सकते हैं nevertheless there may be certain offenses which per se have a per se मतलब on its own शुरू से per se have a grave socio-economic effect and if the requirement of mens rea अगर हम mens rea का requirement वहां दे देंगे is proved कि हम वो impute करना जरूरी है then the purpose of the legislation might get defeated. ठीक है, therefore as a matter of policy strict liability is created. अब आप एग्जांपल दे देंगे MS जॉर्ज एंड उडेशी केस, लेडी चैटरलीज लवर, वो दे देंगे. फिर बता सकते हैं बहुत से बहुत कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या फर्क है. इंग्लैंड में मेंस रिया इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूवन अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड या नेसेसरी इंप्लीकेशन से एक्सक्लूडेड. इंडिया में मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूवन इफ स्टैट्यूट इज साइलेंट अनलेस इट इज एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन इट इज रिक्वायर्ड. राइट. अब नेसेसरी इंप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ ये जान लीजिए. वो उतना नहीं लिखना है आंसर में, आंसर तो बहुत सारा बन ही गया, इतना लिखोगे तो हो ही जाएगा ना. नेसेसरी इंप्लीकेशन मान लो एक्सप्रेस नहीं है लेकिन नेसेसरी इंप्लीकेशन का क्या मतलब, उसके लिए वो कैसे पता करेंगे, वो स्टैट्यूट का पर्पस क्या है, प्रोविजन का पर्पस क्या है उसको देखेंगे. फिर देखेंगे अगर मेंस रिया एसेंशियल बना दिया जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर मेंस रिया को नहीं बनाया जाए तो क्या होगा, अगर पर्पस डिफीट हो रहा है तो फिर वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रखना पड़ेगा. राइट. केस लॉ लिख दिया और फिर लास्ट में कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे जैसे फेरा, फेमा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट, इन सब में वो जो मेंस रिया का रिक्वायरमेंट है उसको डाइल्यूट करके, क्योंकि इनका लार्जर पर्पस है सोसाइटी में ताकि सबका साथ और सबका विकास हो. ये वर्ड ऑप्शनल में नहीं लिखना है लेकिन आप जीएस में जरूर यूज करते रहिए. एंड फिर कैसे कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट फॉर अ क्राइम टू एग्जिस्ट प्रेजेंस ऑफ बोथ एक्टस रियस एंड मेंस रिया दैट टू concurrently is essential. राइट. क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहीं कोई टेंशन. ऑनलाइन पीपल बन गया एक आंसर और बन गया बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में. नेवरदलेस बताया था कि नेवरदलेस का मतलब वहां पर वो हुआ, पहले हम बता रहे एक्टस रियस मेंस रिया कोइंसाइड कर रहा है. अब हम बता रहे हैं कि कई बार मेंस रिया की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है क्योंकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें. ठीक है, बन गया ना, एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया. ये आंसर, ये क्वेश्चन ना यही प्रिपेयर हो गया अब आपका. अब इसको बस देखना समझना, ये क्वेश्चन आए ना, इसको 10 मिनट नॉर्मली लगेगा लोगों को, लेकिन आप 8 मिनट में लिखोगे. 2 मिनट का एज समझ रहे हो एग्जाम में, और आप बेहतर लिखोगे. फिर आपको लगेगा हाँ हाँ मेरी तैयारी बेहतर है लोगों को. ये देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कट थ्रोट. सीट्स देख ही रहे हो कितने कम है. राइट. क्लियर है.